नमस्कार दोस्तों, आज है 7 मार्च और हम 7 मार्च के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे, तो न्यूज़ देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे एक प्लेस है जो न्यूज़ में है, तो मैपिंग सेक्शन में उसके बारे में देखेंगे, रिवीजन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट। एक हम डेली कोई सा एक टॉपिक लेते हैं जो स्टैटिक पोर्शन से होता है, जिसका करंट से भी कोई ना कोई कनेक्शन होता है, तो हम उस टॉपिक को यहाँ पर रिवीजन में देखते हैं ताकि तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सके। और सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है एमसीक्यू। एमसीक्यू बेस्ड होते हैं इस न्यूज़ पर, रिवीजन के ऊपर, प्लेस के ऊपर। तो सभी चीज़ों के लिए हम एमसीक्यू देखेंगे ताकि हम ये टेस्ट कर पाएँ, ताकि हम चेक कर पाएँ कि जो हमने पढ़ा है वो ठीक से पढ़ पाए हैं या नहीं पढ़ पाए हैं, क्या कमियाँ हैं, कहाँ पर फ़ोकस करना चाहिए था। सारी चीज़ें एमसीक्यू करने के बाद थोड़ी-सी और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि एमसीक्यू आपको बताते हैं कि आपने कहाँ पर गलती की है और उस गलती को सुधार कर हम हमारी तैयारी को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा फ़ॉर्मूला 1 जो रेस होती है कार वाली, उसमें कारों को लेकर और अपना कार्बन ज़ीरो प्लान को लेकर, क्योंकि जो पूरा फेडरेशन है फ़ॉर्मूला F1 कार रेसिंग करवाने वाला, इसका टारगेट है कि 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करना है। मतलब यहाँ पर इंजन की तकनीक में सुधार करना है और जो फ्यूल यूज़ किया जा रहा है उसमें सुधार करना है, क्योंकि अगर 2 तकनीकों में सुधार हो गया तो यहाँ पर कार्बन एमिशन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। तो हाइब्रिड इंजन एक चीज़ हो सकती है जो फ्यूल की बर्निंग एफिशिएंसी, फ्यूल को यूज़ करने की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, और दूसरा है फ्यूल जो कि ऐसे सोर्सेस से आ सकता है जहाँ पर कार्बन उत्सर्जन न हुआ हो। तो इन 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है। उतनी ज़्यादा डिटेल में या उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा विस्तार से बात नहीं होगी, शॉर्ट में है, शॉर्ट में ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको हम यहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है अमेरिका ने रशिया से तेल खरीदने को लेकर भारत को 30 दिन का यहाँ पर छूट दी है। 30 दिन के लिए कहा है कि भारत रशिया से तेल खरीद सकता है। आप सैंक्शन लगाए थे, आपको याद होगा कि 25% का जो पेनाल्टी टैरिफ लगा था भारत के ऊपर रशियन ऑयल खरीदने को लेकर ही लगा था, और उसके बाद एक तरफा ट्रेड डील की घोषणा हुई। हालांकि अभी तक ट्रेड डील को लेकर कोई बहुत ज़्यादा विस्तार से डिटेल्स हमारे सामने नहीं आई हैं, और दूसरी तरफ यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने भी जो टैरिफ लगाने की शक्ति है राष्ट्रपति की, उसे अवैध बताया है। उसके बाद अभी तक स्थितियां बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, ट्रेड डील अभी तक कोई फाइनल नहीं हुई है, नेगोशिएशन चल रहे हैं। एक अंतरिम ट्रेड डील पर बात हो गई है, उसके भी कुछ प्रावधान हमारे सामने आए हैं, और अब 30 दिनों के लिए जो तेल है इंपोर्ट करने की छूट दी है हमें रशिया से, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे कि आखिर क्यों अब अमेरिका कह रहा है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। क्या इसमें भारत के प्रति दोस्ती है या फिर कोई अमेरिका का ही छुपा हुआ एजेंडा है, अमेरिका का ही कोई फ़ायदा है। सारी चीज़ें यहाँ से डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तीसरी न्यूज़ है हमारे पास एलपीजी को लेकर। एलपीजी प्राइस हाइक हुए हैं, एलपीजी के भाव बढ़े हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, ईरान के खिलाफ इजराइल और यूएस युद्ध कर रहे हैं, और उससे पूरा का पूरा जो अपना गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ रीजन है, मिडिल ईस्ट है, पूरा प्रभावित है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से जो तेल की और गैस की सप्लाई हुई है वो बाधित हुई है, और गैस और तेल की सप्लाई बाधित होने से इंटरनेशनल मार्केट में इनकी सप्लाई कम हुई है, और उसको लेकर ही अब भाव बढ़े हैं। हालाँकि जब भाव इंटरनेशनल मार्केट में कम होते हैं, हम बार-बार इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं क्योंकि इसको डिस्कस किया जाना ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का, अंतर्राष्ट्रीय प्राइस का बहाना देकर सरकारें और कंपनियाँ प्राइस को बढ़ा तो देती हैं, भाव बढ़ा देती हैं, पेट्रोल डीजल के भी भाव बढ़ा देती हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसका भाव कम होता है, उसका फ़ायदा कंज़्यूमर को नहीं मिल पाता है। आखिर क्यों यह फ़ायदा कंज़्यूमर को नहीं मिल पाता है? आखिर क्यों ये जो फ़ायदा है वो कंज़्यूमर को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है? इसको लेकर सवाल पूछा जाना ज़रूरी है, और साथ में हम देखेंगे कि एलपीजी और एलएनजी का जो भारत में पूरा एनर्जी सिस्टम है कैसा है? कितनी डिमांड है, कितने परसेंट आयात है, कितने परसेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, कहाँ यूज़ होता है, सारी चीज़ें कहाँ से आता है वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें हम यहाँ से देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि नेपाल में चुनाव हुए हैं, और बालेंद्र शाह या बालेन शाह जो रैपर थे, उन्होंने यहाँ पर जो पार्टी बनाई थी उस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं। तो नेपाल में चुनाव हुए हैं और यहाँ की जो नई सरकार है उसके ऊपर भारत की नज़र बनी हुई है। फिर हम देखेंगे कुर्द और कुर्दिस्तान के बारे में, क्योंकि
एक जनजातीय समूह है, हम कहें दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा जनजातीय समूह है कुर्द, जिसके पास अपना खुद का एक स्टेट नहीं है, अपने खुद का एक राज्य नहीं है, जहाँ पर उसका शासन हो, जहाँ पर उसकी सरकार हो। अलग अलग हिस्सों में, जैसे हम बात करते हैं अपना पश्तून समुदाय की, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और कहीं ना कहीं बात करें तो ईरान के बीच में बटा हुआ है, और जैसे बलोच समुदाय है, बलोच समुदाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बटा हुआ है, वैसे ही यहाँ पर कुर्द समुदाय है। कुर्द समुदाय भी ईरान, इराक, तुर्की और सीरिया जैसे राज्यों में बटा हुआ है। तो उसको लेकर यहाँ पर हम देखेंगे, इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, आखिर इनका दर्द क्या है और इस क्षेत्र में इनको क्या क्या दिक्कतें हैं, इनकी मांगे क्या हैं और इनका प्रभाव और इनसे जुड़ी हुई समस्याएं क्या है। फिर हम रिवीजन में देखेंगे कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन क्या चीज़ है। कार्बन कैप्चर, आप जानते हैं कि दुनिया भर में जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव दिख रहे हैं, दुनिया भर में जो जलवायु परिवर्तन हो रही है उसका प्रभाव दिख रहा है। सारे लोग चिंतित भी हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको लेकर बातें होती ही रहती हैं। और नेट ज़ीरो, जैसे कि हमने बात की कि अलग अलग देशों ने भी अपनी अपनी तरफ से इस तरह के टारगेट रखे हैं। कोई 2050 तक, कोई 2040 तक, कोई 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। जैसे हमने पहला वाला आर्टिकल जो देखा, फार्मूला 1 वाला जो फेडरेशन है, पूरा जो सिस्टम है, उसमें भी कार्बन जीरो का प्लान उन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये चीज़ क्या है, कि कैसे कार्बन को कैप्चर किया जाता है, कैसे उसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये सारी न्यूज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा विस्तार से, बहुत ज़्यादा आराम से पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे। हमारी समझ को बढ़ाना है। इसे पढ़कर हम एमसीक्यू को सॉल्व करें, इस तरह से पढ़ना है। यहाँ से हम मेंस के आंसर में कुछ कोट कर सकें, एग्जाम्पल दे सकें, यहाँ से हमारा मटेरियल एनरिच हो सके, हमारा आंसर एनरिच हो सके, इस तरह की कोशिश हम यहाँ से करेंगे। ठीक, न्यूज़ है, न्यूज़ के बाद मैपिंग सेक्शन, रिविज़न और फिर सबसे लास्ट में एमसीक्यू। तो सबसे पहली न्यूज़ है फार्मूला 1 जो कार रेस होती है उसको लेकर अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है। जैसे यहाँ पर एडिटोरियल बता रहा है कि काफ़ी अच्छा समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा दर्शक इसे देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग गेम है। और इस तरह की रेस आपने या तो टीवी पर या फिर यूट्यूब पर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आपको देखना चाहिए, इसके बारे में भी समझना चाहिए क्या चीज़ है, वगैरह वगैरह। ठीक, लेकिन यहाँ से जो न्यूज़ है वो ये है कि चूँकि कारें हैं, रेस में कारें उतरती हैं, और आप जानते हैं कि इस तरह की रेस में बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, तो ईंधन की खपत भी बहुत ज़्यादा है। तो ईंधन की खपत ज़्यादा है क्योंकि इन्हें चाहिए होती है ज़्यादा ताकत, क्योंकि इन्हें लगानी है रेस, रेस को जीतना है। और इसमें जो ईंधन है और यहाँ पर जो कारें हैं वो ज़्यादा ईंधन की खपत करने वाली कारें हैं। तो दो लेवल पर समस्या है, एक तो ईंधन के लेवल पर, ऐसा ईंधन होना चाहिए जिसके उत्पादन में और जिसके जलने के बाद, जिसकी बर्निंग के बाद कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो। और दूसरा, यहाँ पर जो कारें हैं एक तो ज़्यादा खपत करती हैं और फ्यूल को अगर ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाती तो एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर व्यर्थ जाता है, वेस्टेज होता है फ्यूल का। तो ये सारी समस्याएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं, और इसको देखते हुए ही 2019 में F1 ने 2030 तक शुद्ध कार्बन शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित कर दिया था। तो 2019 में 2030 तक इन्होंने टारगेट रखा था नेट ज़ीरो का, कि 2030 तक हमारे यहाँ से कोई भी अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, जब भी नेट ज़ीरो की बात होती है तो ध्यान रखना है कि या तो कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं होगा, या फिर कार्बन का उत्सर्जन तो होगा लेकिन उतनी ही मात्रा में कार्बन कैप्चर भी होगा। तो कार्बन उत्सर्जन इज इक्वल टू कार्बन कैप्चर। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कार्बन उत्सर्जन को ही रोक देंगे या फिर कार्बन को कैप्चर कर लेंगे, जितना भी हम कार्बन को उत्सर्जन करेंगे उसको कैप्चर कर लेंगे। तो ये लक्ष्य रख दिया था F1 ने 2030 के लिए 2019 में। ठीक, अब यहाँ पर इसके लिए जो फैसले लिए गए थे, जो यहाँ पर इस पूरे प्लान को लागू करने के लिए जो मास्टर प्लान बना था, उसमें यह है कि यहाँ पर हाइब्रिड इंजन लगाएंगे। अब हाइब्रिड इंजन में क्या होता है, हाइब्रिड इंजन में एक तो आपका इंटरनल कंबशन इंजन ये भी होता है और इलेक्ट्रिक मोटर, दोनों काम करती हैं। अब आपने कई बार सुना होगा, अगर आपने कार ली होगी, आपके परिवार में किसी ने कार ली होगी, तो आपने देखा होगा कि आजकल हाइब्रिड इंजन वाली कारें आती हैं, जहाँ पर कार बैटरी से भी चलती है और इंटरनल कंबशन इंजन से भी चलती हैं। यहाँ पर होता क्या है, शुरुआत में इस तरह की कारों में
जो साधारण कारें होती हैं उनकी बात चल रही है। तो उन कारों में क्या होता है, जब कम स्पीड में होती है या जब कम ताकत की ज़रूरत होती है तब बैटरी से चल रही होती हैं, और बाकी जब बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, तब इंटरनल कंबशन इंजन से कारें चल रही होती हैं। फिर इसमें होता क्या है कि अगर कारें चलती हैं तो जब भी ब्रेक लगता है, तो जब भी ब्रेकिंग होती है तो ब्रेकिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है कि जब भी कार की ब्रेक लगाई जाती है, जब भी कार को रोकना होता है, जब भी कार की स्पीड कम होती है, तो यहाँ पर जो कारें हैं, जो व्हील्स हैं, जो पूरा सिस्टम है, वो इस तरह से काम करता है कि उससे बैटरी को रिचार्ज किया जा सके। तो कार के रुकने से भी हम बैटरी को रिचार्ज कर लेंगे, कार के रुकने से भी, कार के बंद होने से भी हम बैटरी को रिचार्ज कर पाएंगे, हम कार के लिए ऊर्जा जनरेट कर पाएंगे। तो इस तरह की तकनीक का यहाँ पर यूज़ करने की बात यहाँ पर फेडरेशन इंटरनेशनल दे ऑटोमोबाइल, मतलब ये जो फेडरेशन है उसने की है। ये इस तरह के नाम अक्सर फ्रेंच में होते हैं। जैसे फुटबॉल का जो फीफा का है उसका नाम भी इसी तरह का है, या फिर कहें कि चेस का नाम है वो भी इसी तरह का है। तो ये भी ये नाम वैसा ही है। और साथ में आंतरिक दहन इंजन और मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर पर ध्यान देंगे। साथ में हम जो टिकाऊ फ्यूल है, सस्टेनेबल फ्यूल है, उसका यूज़ करेंगे। सस्टेनेबल फ्यूल कहाँ से आएगा? आएगा या तो कार्बन कैप्चर से, या फिर म्युनिसिपल वेस्ट से, या फिर आएगा जो नॉन फूड बायोमास क्रू से बनने वाला जो फ्यूल है वहाँ से आएगा। जैसे आपने देखा होगा बायो इथेनॉल, तो इथेनॉल से आ सकता है, और आपका म्युनिसिपल वेस्ट से आ सकता है, और आपका कार्बन कैप्चर से आ सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर इन्होंने कही है। साथ ही जैसे जैसे इसमें तकनीक दूसरी बढ़ाने की बात की जा रही है, कार्बन कैप्चर की बात की जा रही है, कार्बन को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, वहाँ पर ये जो कंपनियां हैं उनकी भूमिका थोड़ी सी बड़ी है। और कंपनियों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि इस तरह से इंजन बनाए, इस तरह से तकनीक का विकास करे कि कार्बन को यहाँ पर रोका जा सके, कार्बन एमिशन को कम किया जा सके, और हाइब्रिड इंजन जो यूज़ में आ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस रेस के हिसाब से, इसके अनुकूल यहाँ पर डेवलप किया जा सके। तो कंपनियों की भूमिका भी है, फेडरेशन की भूमिका भी है, और फ्यूल और तकनीक की भूमिका तो है ही। बाकी जो साधारण बातें हैं वही हैं। सिर्फ इतना ही था कि यहाँ से कार्बन कैप्चर करना है, कार्बन को कम करना है, और इसके लिए इन सभी चीज़ों की भूमिका है, और मुख्य भूमिका होगी तकनीक की, फेडरेशन की, फ्यूल की और कंपनीज की। दूसरी न्यूज़ है हमारे पास, यूएस से है। यूएस कह रहा है अब भारत को कि 30 दिनों के लिए आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं, और रशिया से वह तेल खरीद सकते हैं जो 5 मार्च के बाद लोड हो चुका है, 5 मार्च या 5 मार्च से पहले लोड हो चुका है, सॉरी, पहले लोड हो चुका है, और वो कहीं न कहीं इंटरनेशनल सी रूट में फंसा हुआ है। मतलब नया तेल आपको खरीदने की छूट नहीं है। मतलब यूएसए बता रहा है भारत को कि आपको कौन सा तेल खरीदना है, कौन सा तेल नहीं खरीदना है। अगर आप, यहाँ पर 2 चीज़ें सामने आती हैं। अगर आप अपने देश की तरफ से सैंक्शन लगाना चाहें, एक मुद्दा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत को किसी भी प्रकार का डायरेक्शन देना चाहें, ये दूसरी तरह का मुद्दा है। भारत की संप्रभुता यहाँ पर प्रभावित होती है। भारत की संप्रभुता, चूँकि भारत आप जानते हैं कि एक संप्रभु देश है, भारत अपने फैसले खुद ले सकता है, भारत की अपनी चुनी हुई सरकार है, भारत की जनता है, भारत की जनता ने शक्ति दी है सरकार को कि वह अपने देश के फैसले ले सके। लेकिन जब इस तरह से फैसले या इस तरह के डायरेक्शंस, इस तरह के दिशा निर्देश जब किसी दूसरे देश के द्वारा किसी दूसरे देश के ऊपर थोपे जाते हैं, वहाँ पर सबसे पहला मुद्दा उठता है संप्रभुता का। हालांकि यहाँ पर ये जो छूट दी है उसमें भी यूएसए का ही फायदा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की जो सप्लाई है वो कम हुई है। तेल की सप्लाई कम होने से यूएसए में जो तेल के भाव है वो भी बढ़ने वाले हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी तेल के भाव बढ़ने वाले हैं। साथ में यूएसए में भी जो भाव बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यह फैसला, ये जो है वित्त मंत्री है यूएसए के, इन्होंने लिया है, और ये कह रहे हैं भारत को कि अब आप तेल खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा? तेल की सप्लाई अतिरिक्त तो होगी मार्केट में, रशिया से जो तेल रुका हुआ है वो मार्केट में आएगा, और जो डिपेंडेंसी जीसीसी रीजन पर है, मतलब गल्फ रीजन पर है, वहाँ से डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। वहाँ जो तेल रुका हुआ है उसकी भरपाई दूसरी जगह यानी रशिया से हो जाएगी, और महंगाई को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है, तेल के भावों को नियंत्रित किया जा सकता है। अब रशिया की तरफ से यह बात पक्की नहीं है कि भारत को सस्ता तेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भाव पहले था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या इस सिचुएशन में भारत को और ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है? क्योंकि एक तरफ हमने जैसे रशिया से तेल खरीदने का जो क्वांटिटी है, तेल खरीदने की जो मात्रा है वो कम की है। लगभग अब 19 से 20% तेल ही हम खरीद रहे हैं। पिछले साल लगभग
35% तक हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, और अभी बंद होने के बाद अगर फिर से रशिया से तेल खरीदेंगे तो क्या उसी भाव में, कम भाव में सस्ता तेल भारत को मिल पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप जानते हैं व्यवधान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस और जो ईरान के वॉर है उसके कारण ईरान ने बंद करके रखा है, और वहां से किसी भी शिप को गुजरने से मना किया है। खतरे भी हैं, आप जानते हैं जब भी इस तरह की युद्ध की स्थिति होती है तो जो इस तरह के शिप होते हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है, और इसके चक्कर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अभी जो व्यापार है वो ठप पड़ा हुआ है। अब पहले जैसी कीमतों पर शायद नहीं होने वाला है, आपको पहले जैसी कीमतों पर रशिया का तेल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब रशिया भी हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला है। तो इंटरनेशनल मार्केट में या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आईआर सब्जेक्ट में सबसे कॉमन और सबसे परमानेंट चीज़ जो है वो है ओनली इंटरेस्ट इज परमानेंट। तो सिर्फ और सिर्फ अपने हित ही स्थायी हैं, सिर्फ और सिर्फ हित स्थायी हैं, और उसमें फिर सभी देश अपना अपना हित देखते हैं। कभी हम रशिया के दोस्त बन जाते हैं, कभी यूएसए के दोस्त बन जाते हैं, कभी हमारी करीबी ईरान के साथ होती है तो कभी हमारी करीबी इसराइल के साथ होती है, और इस तरह से ये रिश्ते चलते रहते हैं। अभी भारत की सरकार एक व्यावहारिक रुख अपना रही है, क्योंकि हमें बड़े पैमाने पर व्यापार करना है यूएसए के साथ, रशिया के साथ हमारा उतना ज़्यादा व्यापार नहीं है जितना व्यापार यूएसए के साथ है। चाइना से हमें कॉम्पीट करना है, और चाइना से कॉम्पीट करने के लिए यूएसए की ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ में इसराइल से हमें तकनीक और एग्रीकल्चर से लेकर डिफेंस तक बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं। साथ में सभी देश, तीनों देश डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी हैं, व्यापार तो है ही एक फैक्टर, साथ ही डिफेंस एक बड़ा सेक्टर है। जो यहाँ पर टैरिफ लगे हुए थे भारत के ऊपर, और उसका नुकसान जो है उससे भी भारत को बचना है, और जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति फैसले ले रहे हैं उस हिसाब से उन्हें देखते हुए उन्हें और ज़्यादा चिढ़ाना भारत की सरकार शायद ऐसा लग सकता है कि ठीक नहीं होगा, और एक व्यवहारिक रुख अपनाते हुए यूएसए के साथ भारत चलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। और इस तरह की स्थिति में भारत की सरकार की काफ़ी आलोचना भी हो रही है, लेकिन एक व्यवहारिक रुख और एक व्यवहारिकता को भी यहाँ पर देखा समझा जा सकता है। यहाँ पर जो स्कॉट बेसेंट हैं, ये हैं वित्त मंत्री वहाँ के यूएसए के, और उन्होंने जानकारी दी है। बाकी जो समुद्र में फंसा हुआ तेल है उसे ले सकते हैं, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। भारत सरकार कह रही है कि भारत के पास 25 दिनों का कच्चे तेल का भंडार है, और लगभग 25 दिनों का ही पेट्रोल और डीजल का भंडार भी है। मतलब सीधी सी बात है, भारत के पास 50 दिनों का तेल मौजूद है। अगर दुनिया में कहीं से भी हम तेल न भी खरीदें तब भी इतना तेल हमारे पास है, और इस तरह के रिजर्व्स हैं आपके पास ओडिशा में हैं, कर्नाटक में हैं, और आंध्र प्रदेश में है। इन 3 राज्यों में मुख्यतः हमारे जो इस तरह के भंडार हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, वो मौजूद हैं। 3 स्टेट याद रखने हैं, एक उड़ीसा याद रखना है, एक आंध्रा याद रखना है, और एक कर्नाटक याद रखना है, ठीक। इसके साथ ही डेटा को देखें तो डेटा में हमें पता चलेगा कि भारत ने किस तरह से अपने तेल को मतलब तेल की खरीदी को एक रीजन से दूसरे रीजन पर, एक देश से दूसरे देशों पर शिफ्ट किया है। हम इस मैप में देख सकते हैं। ये वाला जो है ये है हमारा मई 2025 का चार्ट, और ये है जनवरी 2026 का। मई 2025 में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगभग 33% हिस्सा जो है वो आ रहा था रशिया से, और अभी जनवरी 2026 का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो कह रहा है कि लगभग सिर्फ 19% तेल आपका इस क्षेत्र से आया है। तो यहाँ पर है कितना परसेंट, यहाँ पर है 33%, और अभी हुआ है 19%, यानी यहाँ पर एक बड़ी गिरावट रशिया से तेल खरीदने को लेकर दिखाई दे रही है। और फिर सिर्फ पूरी गल्फ कंट्रीज को अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो लगभग 45 से 47% के आसपास आपको यहाँ से तेल आता हुआ, पिछले साल जो आंकड़ा है उसके हिसाब से तेल आया था, लेकिन अभी यहाँ पर लगभग 50 से 55% तेल गल्फ रीजन वाली कंट्रीज से ही आ रहा है। तो इस तरह से रशिया की हिस्सेदारी घटी है, गल्फ कंट्रीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में हो गया है अब वॉर, और वॉर के कारण यहाँ पर तेल की जो सप्लाई है वो बाधित हुई है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से हमारे 50 से 55% तेल की जो आपूर्ति है वो होती है बाधित, और इसके चलते फिर हमारे यहाँ बढ़ती है महंगाई, और इस महंगाई से निपटने के लिए फिर हमें कोई दूसरे तेल के सोर्स ढूंढने होते हैं। दूसरे से तेल के सोर्स हैं वेनेजुएला में, रशिया में, यूएसए में, और यहाँ से लाने के लिए बड़े रूट हमें तय करने होते हैं। बड़ा रास्ता है, ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है, ज़्यादा समय खर्च होता है, ज़्यादा भाड़ा लगता है, और ज़्यादा आपको मरीन इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ता है। तो महंगा तेल आपको लेना पड़ेगा, और इससे तेल के भाव बढ़ेंगे, साथ में महंगाई बढ़ेगी।
ज़रूरी ये है कि इस क्षेत्र में शांति रहे। भारत के लिए सबसे ज़रूरी है कि शांति रहे। भारत का हित इसी में है कि भारत को यहाँ से सस्ता तेल मिलता रहे, भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो पूरी होती रहे और ये कोई भी युद्ध न हो इस क्षेत्र में, यही भारत के हित में है, यही दुनिया के हित में है। लेकिन जब किसी शक्तिशाली देश के ऊपर कोई सनक सवार होती है, वो बेतुके फैसले लेता है, वो अपने जो इंटरनल पॉलिटिकल मामलों को निपटाने के लिए इस तरह के फैसले लेता है, तब आप देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के ऊपर वॉर थोप देता है और फिर उसका इस तरह का नतीजा, एक डिस्ट्रप्टिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से, जैसे हमने बात की, 55% से ज़्यादा तेल भारत का यहीं से गुजरता है और अगर तेल की कीमतें $90 पर बैरल से ऊपर जाती हैं तो भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ज़रूर बढ़ने वाला है। अगर थोड़ा-सा भी भाव बढ़ता है, कितना भी भाव बढ़ेगा, भारत को चूँकि उसकी कीमत चुकानी है, भारत तेल को आयात कर रहा है और आयातित चीज़ की कीमत चुकाने के लिए आपको डॉलर देना पड़ेगा। डॉलर देना पड़ेगा मतलब आपका चालू खाता घाटा बढ़ने वाला है, ठीक? साथ ही भारत ने यूएसए से भी तेल खरीदी बढ़ाई है और लगभग-लगभग अब 8% तेल हम यूएसए से खरीद रहे हैं। पहले लगभग 5-6% खरीद रहे थे, लेकिन अब बढ़ा है, ठीक? इसकी आलोचना हो रही है। देश में चूँकि राजनीति है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरह की आलोचना होना ज़रूरी है ताकि देश सही रास्ते पर जा सके, सरकारें सही फैसला ले सके, जनता को सही मामलों का पता चल सके, जनता को भी जो जनता का पॉइंट ऑफ व्यू है वो सरकार को पता चल सके। इसके लिए विपक्ष होता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है सरकार और जनता के बीच में विपक्ष। तो विपक्ष दोनों की बातें एक दूसरे तक पहुँचाता है और यही काम है एक लोकतंत्र में एक विपक्ष का। आलोचना की जा रही है, काफ़ी ठीक है, क्योंकि जो हमारे फैसले हैं, क्यों हम किसी और के फैसलों को पर अमल करने की या उन्हें मानने की या हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर सवाल है। हालाँकि विदेश नीति का मामला है, विदेश नीति के मामले में अक्सर हमारे देश में परंपरा रही है कि हम जो सरकार की लाइन है उसको फ़ॉलो करते हैं, लेकिन कहीं भी सरकार आलोचना से परे नहीं है, आलोचना होगी और होती रहेगी। इसके बाद जैसे हमने बात की थी कि डोमेस्टिक एलपीजी के प्राइस बढ़े हैं और एलपीजी के प्राइस कितने बढ़े हैं? घरेलू जो एलपीजी सिलेंडर है उसका प्राइस बढ़ा है ₹60 और ₹60 के साथ-साथ अलग-अलग जगहों पर इसके भाव, वैसे जो पहले थे उसमें 60 जोड़कर आपको नया भाव मिल जाएगा। जैसे दिल्ली में, मुंबई में अलग-अलग जगहों पर जो अलग-अलग प्राइसेस होते हैं, चूँकि आप देखते हैं पेट्रोलियम का भाव भी, पेट्रोल डीजल का भाव भी, एलपीजी का भाव भी अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग होता है, क्योंकि जो स्टेट के टैक्स होते हैं वो अलग-अलग दर होती है उनकी और उनके हिसाब से अलग-अलग प्राइसेस होती हैं। वैसे ही आपके राज्य में कितना है ये आप पता कर सकते हैं और यहाँ पर अच्छी बात ये है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उनके लाभार्थियों के लिए एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है। अब ये जो सिस्टम है, जैसे हमने बात की कि एलपीजी हो, चाहे वो एलएनजी हो या पेट्रोलियम हो, वो आ रहा है आपकी गल्फ़ कंट्रीज़ से और गल्फ़ कंट्रीज़ से जब भारत आता है और उसमें कोई भी व्यवधान खड़ा होता है, सप्लाई बाधित होती है, सप्लाई में कोई रुकावटें आती हैं, सप्लाई सीमित होती है, तो आपका यहाँ पर प्राइस में और सप्लाई में दोनों में दिक्कतें होंगी। प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई कम होगी, जितनी सप्लाई कम होगी उतना प्राइस बढ़ेगा और उसको लेकर फिर हाहाकार मचना बहुत लाज़मी है, महँगाई बढ़ना लाज़मी है। लेकिन हमारे लिए ये जो पूरा सिस्टम है एलपीजी और एलएनजी वाला, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से हम इसको समझेंगे कि भारत में एलपीजी और एलएनजी का पूरा क्या खेल है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये जो गैस है भारत में मुख्यतः रसोई में यूज़ की जाती है। आपके यहाँ जो घर में, आपके यहाँ जो स्टोव में वो वाला सिलेंडर है एलपीजी का सिलेंडर, उसमें होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्यतः एलपीजी का यूज़ है घर की रसोई में, ठीक? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जब से शुरू हुई थी 2016 से, उससे पहले 62% घरों में एलपीजी कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद अब 100% घरों में एलपीजी का यूज़ किया जाता है। तो अब 100% घरों में एलपीजी पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि खपत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है और खपत घरों की है, तो इसका मतलब है एलपीजी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और एलपीजी के भाव बढ़ने से सभी घरों में, सभी घरों के बजट के ऊपर, सभी घरों में, सभी लोगों की जेब के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। 22-23 तक आते-आते एलपीजी की खपत भी दुगनी हो गई 2016-17 के मुकाबले और यहाँ पर ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम 60% एलपीजी को आयात करते हैं। हमारी जितनी भी डिमांड है देश की एलपीजी की, वो एलपीजी आयात से ही पूरी होती है और ये आयात होती है सऊदी से और कतर से। 2 देश आपको याद रखने हैं। एलपीजी याद रखना है कि हमारे यहाँ एलपीजी यूज़ होता है घरेलू रसोई में, तो रसोई में एलपीजी, रसोई
60% आयात सऊदी और कतर। ठीक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होगी तो यहाँ पर इसकी आपूर्ति प्रभावित होगी। ठीक, भारत सरकार ने हमारे यहाँ की रिफाइनरीज को ब्यूटेन और प्रोपेन, आपको ये चीज़ याद रखनी है, दो गैसेस याद रखनी है। एलपीजी में दो गैसेस याद रखनी है, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनके उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। ठीक, भारत में उत्पादन की बात करें तो भारत में 40% उत्पादन सिर्फ दो कंपनियां करती हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भारत और इंडियन ऑयल ये दो कंपनियां हैं जो 60% एलपीजी का उत्पादन करती हैं और सिलेंडर में भरकर पूरे देश में घरों तक पहुंचाया जाता है आपका एलपीजी। तो एलपीजी की कहानी इतनी है। आपको एलपीजी के साथ याद रखना पड़ेगा, एक तो आपको याद रखना पड़ेगा सबसे पहले रसोई में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, रसोई में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको याद रखना है। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन याद रखना है, प्रोपेन और ब्यूटेन रसोई याद रखनी है। 60% ज़रूरतें आयात से पूरी होती है और देश में जो 40% उत्पादन है उससे दो कंपनियां जुड़ी हुई है, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम। ठीक, साथ में आपको और क्या याद रखना पड़ेगा, दो देश याद रखने पड़ेंगे, एक तो सऊदी और दूसरा कतर। सऊदी कतर प्रोपेन ब्यूटेन, इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम और 60% आयात, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये वाली वो गैस है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो एलएनजी है इसमें जो गैस है वो है CH4 यानी मीथेन का कंटेंट ज़्यादा है। वहाँ पर प्रोपेन ब्यूटेन है, यहाँ पर CH4 मीथेन है, वहाँ पर प्रोपेन ब्यूटेन, यहाँ पर मीथेन, प्रोपेन ब्यूटेन मीथेन, एलपीजी प्रोपेन ब्यूटेन, एलएनजी मीथेन। ठीक, इसलिए ये जो नेचुरल CH4 है, मीथेन है, इसके कारण इसको नेचुरल गैस कहा जा रहा है। हालांकि ये भी जो अपना गैस बेड है उनमें से ही निकलती है और इसको लगभग -160 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। -160 डिग्री पर ठंडा होने पर ये हो जाता है लिक्विड, और लिक्विड को फिर सिलेंडर में भर के या फिर पाइपलाइन के माध्यम से गैस में बदलकर फिर पाइपलाइन के माध्यम से घरों में सप्लाई किया जाता है। भारत अपनी लगभग आधी प्राकृतिक गैस घरेलू उत्पादन से प्राप्त करता है, मतलब 50% का उत्पादन है, 50% आयात पर निर्भर होते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पर जो हमारे यहाँ जितना भी आयात किया जाता है एलएनजी का, वो आयात किया जाता है मुख्यतः कतर से, और कतर पूरी दुनिया भर में एक बड़ा वैश्विक आपूर्ति करता है गैस का। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ईरान एक ऐसा देश है जहाँ पर गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। दुनिया में जो सबसे बड़े भंडारों में से एक है वो ईरान है। तो एक जो पूरे वॉर का एक एंगल जो है वो गैस और पेट्रोलियम भी है। इसको हम यहाँ से जोड़कर देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ईरान के लिए एनर्जी, और एनर्जी के चलते ईरान के ऊपर वॉर, ये भी यहाँ पे एक एंगल हो सकता है। ठीक, बंदरगाहों, टर्मिनल और टैंकरों में अस्थायी रूप से, पहले तो इसको जैसे हमने बात की कि लिक्विड नेचुरल गैस को लिक्विफाइड करके -160 डिग्री तक ठंडा करके लिक्विड में बदला जाता है, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। इसका उत्पादन होता है अधिकतर उद्योगों में, और जो घरेलू आपका सप्लाई है, जो पाइप के माध्यम से लोगों के घरों तक, रसोई तक गैस पहुंचाई जाती है, उसमें उर्वरक उत्पादन में इसका उपयोग होता है, बिजली उत्पादन में इसका उपयोग होता है, सिटी गैस वितरण में और उद्योगों में यहाँ से इसका उत्पादन होता है। ठीक, लगभग 33% जो गैस है उसका उत्पादन है उर्वरकों में, 13% बिजली, 21% जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए। ठीक, मार्च में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं और उसका असर अब भारत में घरेलू स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। पेट्रोल और डीजल के भाव तो उतने नहीं बढ़े हैं, लेकिन गैस के भाव अब यहाँ पर बढ़ गए हैं। एलपीजी और एलएनजी का जो पूरा सिस्टम है, यहाँ से ध्यान रखना है। एलपीजी 60% आयात है, एलएनजी 50% आयात है। यहाँ पर मैक्सिमम घरों में यूज़ होती है सिलेंडर में भर के, और ये जो गैस है इसको पाइपलाइन के माध्यम से घरों में पहुँचाया जाता है, बहुत कम। बाकी जो है उर्वरक और बाकी दूसरी जो इंडस्ट्रीज है उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो एलएनजी, एलपीजी, प्रोपेन ब्यूटेन और मीथेन, ये वाले जो अंतर है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर चलते हैं नेपाल। नेपाल में हुआ क्या है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, ये जो पार्टी है ये लगभग 4 साल पहले बनी थी, और आप जानते हैं कि पिछले साल ईरान में बड़े पैमाने पर जिंजी विरोध प्रदर्शन हुए थे, और यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उसके बाद अब चुनाव हुए हैं। चुनाव में इनकी ये जो पार्टी है, 4 साल पुरानी पार्टी है, उसने जीत की तरफ बढ़ रही है और यहाँ पर कई सीटों पर बढ़त है। और जो पुरानी पार्टियां हैं जैसे नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल,
जो केपी ओली की पार्टी है, ये वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, उनको हराकर अब शायद ये जो बालेन शाह है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पहले रैपर थे और इनका जो रुख है भारत के प्रति उतना ज़्यादा ठीक नहीं है, जैसा रुख बाकी जो हमारे पड़ोसी देशों का है वैसा ही कुछ यहाँ पर भी दिखाई देता है। तो इसको लेकर थोड़ी चिंताएं भी हैं। जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे या बन जाते हैं तो इनके बारे में और इनकी क्या नीतियाँ हो सकती है भारत के प्रति, उसके बारे में हम डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। फिर मैपिंग सेक्शन में है हमारे पास कुर्द और कुर्दिस्तान। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो वॉर चल रहा है उसमें ईरान के सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो दूसरा पक्ष है उसमें इस तरह के स्वतंत्र समूहों का यूज़ किया जा सकता है, उनसे संपर्क किया जा रहा है और उसको लेकर उसमें इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। क्योंकि ईरान में भी कुर्द जो समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं, तो उनको यहाँ पर यूज़ करने की, उनसे यहाँ पर संपर्क साधने की, या फिर इस तरह के जो विपक्ष मतलब जो दूसरा पक्ष है इसराइल और ईरान वाला, उसकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। कुर्द की बात करें तो कुर्द जो समुदाय है इंडो यूरोपीय जाति समूह का समुदाय है। ठीक, मेसोपोटामिया के मैदान आप समझ लीजिए इराक, सीरिया और ईरान का कुछ हिस्सा और तुर्की वगैरह, वो जो हिस्सा है जहाँ पर यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी बहती है, वो वाला जो हिस्सा है वहाँ पर इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। पश्चिम एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों के मूल निवासी हैं और मतलब मेसोपोटामिया और यह जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसके आसपास के वहाँ के मूल निवासी हैं। इनकी जनसंख्या मानी जाती है लगभग 3 से 4 करोड़ और दुनिया में सबसे बड़े बिना राज्य वाले, बिना स्टेट वाले, स्टेटलेस जाति समूह में से माने जाते हैं। कुर्द लोग कुर्द भाषा बोलते हैं, कुर्दी भाषा बोलते हैं और ये जो भाषा है वो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की नॉर्थ वेस्टर्न ईरानी शाखा, ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है लेकिन याद रखनी पड़ेगी। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार और नॉर्थ वेस्टर्न ईरानी शाखा, इसको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ये जो समुदाय है वो मुस्लिम जो धर्म है, इस्लाम जो धर्म है उसको भी फॉलो करता है। कुछ लोग ईसाई भी हैं, कुछ लोग अलेवी या कुछ लोग यजीदी भी हैं। तो मतलब अलग अलग जगहों पर, या कहें कि कुछ लोग जिस धर्म के संपर्क में हैं वहाँ पर उन्होंने उस धर्म को भी अपनाया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति, मूल निवासी हमने देखा था कि मेसोपोटामिया और जो आसपास का रीजन है वहाँ से, लेकिन उत्पत्ति मानी जाती है ज़ेग्रोस माउंटेन से। ज़ेग्रोस माउंटेन कहाँ है? आपने ज़ेग्रोस माउंटेन देखा होगा जब हमने ईरान की मैपिंग की थी उसमें। अगर नहीं देखा है तो आप एक बार प्लीज़ सर्च करके इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध में जो संधियाँ हुई थी, 1920 में एक संधि हुई थी, उसमें इनको एक स्वतंत्र राज्य का वादा किया गया था, लेकिन 1923 में जो संधि हुई उसमें जो पूरा क्षेत्र है उसको कई देशों में बांट दिया गया। जैसे यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि ये जो पूरा रीजन बताया जाता है, यहाँ पर जो कुर्द समुदाय है, कुर्द समुदाय रहता है, लेकिन यहाँ पर कई देशों का प्रभाव है, जैसे सीरिया है, तुर्की है, आर्मेनिया है और ईरान है, इराक है। इतने सारे देशों में अब ये समुदाय बढ़ चुका है। इसकी ताकत बढ़ चुकी है और ताकत बढ़ने के साथ साथ अब इनकी संघर्ष करने की शक्ति भी बढ़ चुकी है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग छोटे मोटे राजनीतिक दल बनाकर ये अपना संघर्ष कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं अलग अलग देशों के साथ कहीं ना कहीं करीबी भी है, कभी दुश्मनी भी है, इस तरह से काम इनका चल रहा है। एक स्टेटलेस समुदाय का जो दर्द होता है वो हम समझ सकते हैं कि एक अनाथ बच्चे जैसा हो सकता है। उनके जो हित हैं, उनके हितों को उठाने वाला कोई नहीं होता, उनके हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता और उन्हें हम जिसे कहते हैं दर-दर की ठोकरें खाना, वैसी स्थिति हो जाती है। इसके बाद है रिवीजन में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन सीधी सी बात है, कार्बन जहाँ से निकलेगा उसको कैप्चर करेंगे, कैप्चर करके उसको यूज़ कर लेंगे, सीधी सी बात है, इतनी सी बात है। कार्बन कैप्चर स्टोरेज भी एक चीज़ होती है, मतलब एक कंसेप्ट तो है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, एक है कार्बन कैप्चर स्टोरेशन या स्टोरेज। तो यहाँ पर कार्बन को कैप्चर करके स्टोर कर लिया जाता है, चाहे गैसियस फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर उसको यूज़ करने पर जोर दिया जा रहा है। अब कैसे होता है ये सब कुछ देखते हैं यहाँ पर। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जो उद्योगों या वातावरण से जहाँ पर भी कार्बन का एमिशन हो रहा है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को पकड़कर, कैप्चर करके ईंधन के रूप में, रसायन के रूप में या निर्माण सामग्री के रूप में उपयोगी उत्पादों में बदलती है ये जो तकनीक है वो, और उसका फिर यूज़ किया जा सकता है।
कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज इससे थोड़ा सा अलग है, जहाँ पर CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़मीन के नीचे स्टोर कर लिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इसका आर्थिक उपयोग किया जाता है। तो दोनों में अंतर भी समझ में आ गया हमको। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और कार्बन कैप्चर स्टोरेज, दोनों में डिफरेंस भी है और दोनों का कहाँ पर क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं ये भी हमने देख ली हैं। इसके बाद भारत के लिए इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि भारत को 2070 तक नेट ज़ीरो का टारगेट आपको अचीव करना है। नेट ज़ीरो का टारगेट अचीव करना है, इसका मतलब है या तो आप कार्बन एमिशन को रोकें या फिर उसको पकड़ें, मतलब कैप्चर करें और स्टोर करें या फिर यूटिलाइज करें। तो इसके लिए भारत के लिए ज़रूरी है, और साथ में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जक भी है, क्योंकि आप जानते हैं भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और एक बढ़ते हुए देश, एक आगे बढ़ते हुए देश, एक औद्योगिकृत होते हुए देश के लिए जो कार्बन एमिशन है उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या कहें कि नामुमकिन है। बिना कार्बन को एमिशन किए, बिना कार्बन का उत्सर्जन किए आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में आपका उत्सर्जन होना है, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है। बहुत सारे लोग हैं आपके पास, उनके लिए आपको रोजगार पैदा करने हैं और कार्बन एमिशन तो होने ही वाला है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि एमिशन करें, साथ में उसको कैप्चर कर लें। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा और जो हमारे आर्थिक लक्ष्य हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। तो ये जो तरीका है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अपना कार्बन एमिशन करने वाले देश हैं उनमें एक तो चीन है, अमेरिका है और तीसरे नंबर पर भारत है। जैसे सीमेंट, स्टील, रसायन, बिजली, ये ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर उत्सर्जन को कम किया ही नहीं जा सकता। तो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन वो तकनीक है जहाँ पर इसको बैलेंस ज़रूर किया जा सकता है। करंट इनिशिएटिव भारत में है कि भारत इसके लिए बजट आवंटन किया है, तकनीक पर ध्यान दिया जा रहा है, रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इसके लिए काम कर रहा है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भी इसके लिए काम कर रहा है। मतलब सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है, सरकार इसके लिए बजट आवंटित कर रही है, सरकार इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक, प्राइवेट सेक्टर में भी इसको करने के लिए कोशिश की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अगर सहयोग करेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो जल्दी पूरा हो सकता है। कैसे यहाँ पर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपका यूरोप भी इसके लिए कोशिश कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी कर रहा है और संयुक्त अरब अमीरात वगैरह वगैरह भी कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि इसका उपयोग, अपना कार्बन को कैप्चर करके हम इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कार्बन को कैप्चर करके हम यूज़ कर सकते हैं, एक तो सीधा जहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की ज़रूरत लगती है वहाँ पर कर सकते हैं, ग्रीन हाउस खेती में, रेफ्रिजरेशन में वगैरह वगैरह में, फिर मेथनॉल और प्लास्टिक उत्पादन में, और कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड में बदलकर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसके लिए कौन कौन सी तकनीकें यूज़ होने वाली हैं, वो तकनीकें हैं हमारे पास। एक तो पोस्ट कंबशन कैप्चर, जल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वहाँ से कैप्चर करेंगे। फिर दूसरा है प्री कंबशन कैप्चर, आपका कंबशन से पहले ही इसको जो लिक्विड फ्यूल है, जो सॉलिड फ्यूल है, उसको मिलाकर सिंगेस बनाई जाती है। इस तकनीक के बारे में आप और ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं, और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लिया जाता है। फिर ऑक्सी फ्यूल कंबशन भी एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में आपके फ्यूल में आपको ऑक्साइड मिलाया जाता है, जिसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर इसे अलग से सेपरेट कर लिया जाता है। तो एक ऑक्सी फ्यूल कंबशन वाली तकनीक है। फिर है डायरेक्ट कैप्चर, इसमें हवा से ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैप्चर करेंगे और फिर उसको स्टोर या फिर जो भी यूज़ करना है वो कर सकते हैं। तो 4 टेक्नोलॉजी आपको यहाँ से याद रखनी है। पहला जो हमारे पास तरीका है वो है पोस्ट कंबशन कैप्चर, पोस्ट कंबशन जलने के बाद कैप्चर करना, प्री कंबशन कैप्चर जलने से पहले कैप्चर करना, और ऑक्सी फ्यूल कंबशन मतलब फ्यूल में ऑक्सीजन को मिलाकर CO2 को अलग कर लेना। ठीक, फिर डायरेक्ट एयर कैप्चर, डायरेक्ट हवा से आपको यहाँ पर कैप्चर करके भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये जो 4 तकनीकें हैं, 4 तकनीकों के नाम याद रखना है, कहाँ पर उपयोग हो सकता है इसको याद रखना है। लेकिन इसमें कुछ तकलीफ़ें भी आने वाली है, जैसे यहाँ पर आपकी लागत बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होने वाली है, और इसके लिए अभी तक कोई हमारे पास ढांचा भी नहीं है भंडारण करने का, अभी तक हमारे पास कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो उसको पूरा खड़ा करना पड़ेगा। और साथ में इस तरह की जो नीतियाँ हैं उनको, नीतियों को लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और सरकार को इसमें इन्वेस्ट करना होगा, इंटरेस्ट के साथ इसमें ध्यान देना पड़ेगा,
तकनीकों को यहाँ पर तकनीकों को लाना पड़ेगा, साथ में इसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, समय भी खर्च करना पड़ेगा, इमोशन भी खर्च करने पड़ेंगे। पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि फार्मूला 1 ने 2030 तक शुद्ध कार्बन शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया है। हमने पढ़ा था 2019 में 2030 तक इनको नेट जीरो का टारगेट पूरा करना है। ठीक, 2026 से F1 कारों में केवल इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग होगा, आंतरिक दहन इंजन समाप्त कर दिया है। नहीं, इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। ठीक, इसमें हाइब्रिड इंजनों की बात हुई थी, हाइब्रिड इंजन को लागू करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, और इसमें जो फ्यूल है, जो सस्टेनेबल फ्यूल है, उसको लागू करने की बात कह रहे हैं। नई F1 कारें कार्बन कैप्चर, नगर कचरे और जो गैर खाद्य बायोमास है से बने टिकाऊ ईंधन पर चलेगी। ठीक, ये बात सही है, पहला और तीसरा सही है। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को रूसी तेल आयात के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है। बात सही है। अब छूट दी है और उसको लेकर ही सबसे ज़्यादा आलोचना की जा रही है। पहले तो इसको लेकर आलोचना है कि कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अपने फैसले कैसे थोप सकता है, हम रशिया से तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। लेकिन फिर भी अब छूट मिली है, और जो उन्होंने जो सैंक्शन लगाए उससे छूट जो मिली है, अगर हम फिर भी अगर उससे ज़्यादा तेल खरीदते हैं या बिना छूट के तेल खरीदते हैं तो हमारे ऊपर सैंक्शन जो लगे थे वो लग सकते हैं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस तरह की शक्ति को वहाँ पर सीमित किया है, राष्ट्रपति की मनमानी को सीमित किया है, तो भारत की जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ी है और उसका उपयोग हमें जो ट्रेड डील चल रही है उसके लिए करना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह छूट रूस को बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए दी गई है। देखो, रूस को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं दी गई है, हालांकि उसको आर्थिक लाभ होगा। यहाँ पर ये जो छूट मिली है वो छूट मिली है जो तेल की सप्लाई कम हुई है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसके लिए फ्यूल के दाम बढ़ेंगे। अगर सप्लाई बाधित होगी, सप्लाई कम रहेगी, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस तरह की छूट दी गई है ताकि अमेरिका में महंगाई न बढ़े और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह का प्रभाव न दिखाई दे। तीसरा है कि यह छूट मुख्यतः समुद्र में फंसे रूसी तेल के लेन देन की अनुमति देती है। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 55% से अधिक तेल आयात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है, वैश्विक तेल कीमतें $90 प्रति बैरल से ऊपर जाने पर भारत का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ेगा। भारत की तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी जनवरी 2026 में बढ़कर 40% से अधिक हो गई है। गलत है, बिल्कुल गलत बात है। चौथा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन से बनती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात करें तो प्रोपेन ब्यूटेन बिल्कुल सही है। और जब भी हम नेचुरल गैस की बात करते हैं, एलएनजी की बात करते हैं, तो उसमें CH4 मतलब मीथेन का कंटेंट होता है। दूसरा है कि भारत अपनी एलपीजी आवश्यकता का लगभग 60% आयात करता है। एलपीजी 60% आयात करता है, एलएनजी 50% आयात करता है। एलएनजी प्राकृतिक गैस को लगभग 160 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके तरल रूप में परिवर्तित करके बनाई जाती है। ये बात सही है। प्राकृतिक गैस को ठंडा किया जाता है, जैसे पानी जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो गैसियस फॉर्म में होता है, वेपर होता है, और फिर ठंडा होता है तो लिक्विड हो जाता है, और ठंडा होता है तो सॉलिड हो जाता है। तो इस तरह से गैस का नेचर भी टेम्परेचर के साथ बदलता है। टेम्परेचर का जो प्रभाव होता है उसके नेचुरल स्टेट पर आप देख सकते हैं कि जब बहुत कम टेम्परेचर होता है तो लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है गैस, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस के रूप में बदल जाती है। पांचवा सवाल है कि भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उपयोग उर्वरक उत्पादन में है। नेचुरल गैस उर्वरक उत्पादन, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत अपनी सभी प्राकृतिक गैस घरेलू उत्पादन से प्राप्त कर सकता है। घरेलू उत्पादन से प्राप्त नहीं करता है, नहीं करता है। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और अगर प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उपयोग उर्वरक उत्पादन में होता है तो यहाँ पर हमें युद्ध का प्रभाव उर्वरक इंडस्ट्री पर भी दिखाई देगा, किसानों के ऊपर भी दिखाई देगा, और उर्वरक के भावों के ऊपर भी इसका असर हम देख सकते हैं, और किसानों की जेब पर भी इसका वजन पड़ेगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत के एलएनजी आयात का लगभग आधा हिस्सा कतर से आता है। तो एलएनजी का आधा हिस्सा लगभग कतर से आता है। ये बात बिल्कुल सही है। छठा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि कुर्द विश्व का सबसे बड़ा बिना राज्य वाला जातीय समूह है। हाँ, ठीक है, माने जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, कुर्दों का पारंपरिक क्षेत्र केवल तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान में भी है, आर्मेनिया और अजरबैजान में भी हो सकता है।
तीसरा है कुर्दों की भाषा इंडो यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, नॉर्थ वेस्टर्न इरानियन ग्रुप जो शाखा है उसका हिस्सा है। ठीक। सातवां सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इराक में कुर्दों को कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट के माध्यम से अर्ध स्वायत्त क्षेत्र प्राप्त है। ठीक है। सीरिया में कुर्द बलों ने आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व कर, ठीक है, ये बात भी सही है। इस तरह के सवाल वैसे पूछे नहीं जाते हैं। आठवां सवाल है, हो सकता है पूछ लिए जाए, ईरान में कुर्दों के सभी मतलब जो रीजन हैं, जो क्षेत्र हैं और उनके साथ जो जनजातीय समूह जुड़े हुए उनके मिलान के लिए सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। आठवां सवाल है, भारत में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि भारत में सीमेंट, स्टील, रसायन जैसे कठिन से कम होने वाले क्षेत्रों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहता है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन कम बहुत करना जो बहुत मुश्किल काम है और इस मुश्किल को हल करने के लिए जो तकनीक हमारे लिए हेल्प कर सकती है, हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है, वो है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। 9वां सवाल है, एलएनजी की कीमतों में वृद्धि का भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पड़ता है, दिखाई देता है, क्योंकि भारत अपनी एलपीजी आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ठीक है, करता है। 10वां सवाल है, फार्मूला 1 में 2026 से नए हाइब्रिड इंजन नियम लागू किए जा रहे हैं क्योंकि मोटर पार्ट्स को ऑटोमोबाइल तकनीक के अनुसंधान और नवाचार का मंच माना जाता है। देखो, दोनों चीज़ें सही है लेकिन अलग अलग सही है। लागू किए जा रहे हैं, ये इसका जो इसका जो लक्ष्य है वो है कार्बन उत्सर्जन को कम करना है और साथ में ये जो फार्मूला 1 जो रेस है, यहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ अपनी तकनीकों को टेस्ट करने के लिए भी आती हैं, यूज़ करती हैं इस मंच का, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो सारे सवाल हो गए, सारी न्यूज़ हो गई, रिवीजन हो गया, मैपिंग सेक्शन में हमने चीज़ें देख ली सारी और सभी चीज़ हम यहाँ से देख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।